हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एनएमडीसी जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए मैथ के क्वेश्चन हम करेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। और इसी टाइप के सवाल आपके पूछे जाते हैं जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर में, ठीक है ना। इससे पहले मैं ऑलरेडी मैथ की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देख लीजिएगा। जीके की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, रीजनिंग वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, तो जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पहली बार है, चाहे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना की देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी प्लस ए 36 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे। तो ये टाइम एंड वर्क का बहुत सा सवाल है और बहुत बेसिक सवाल है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई ना क्या है टफ सवाल नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे सवाल कह रहा हूँ वैसे सवाल हम करेंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया है मैथ क्या है। जैसा आपसे सवाल कहे ना, सवाल को ध्यान से बहुत पढ़ा करिए, आधा आंसर तो आपका ऐसे निकल जाएगा। हमसे कह रहा है ए और बी 18 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में करते हैं, सी प्लस ए ये 36 दिन में करते हैं। ये हमने ले लिया, ये इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है। एफिशिएंसी है तो हमको पहले कार्य निकालना पड़ेगा कि टोटल वर्क क्या है। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमको संख्या दी होती हैं उसका हम एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम कैसे लेंगे हम, अब देखिए 18, 24, 36 तीनों 9 के मल्टीपल हैं, तो 9 का कोई भी आप मल्टीपल ले लीजिए, या सबसे बड़ी संख्या 36, 36 का ऐसा कोई गुणनखंड ले लीजिए जो तीनों से कट जाए। तो हमें दिख रहा है 72। अगर मैं टोटल काम को 72 मान लूँ तो देखिए, अगर ए प्लस बी 18 दिन में काम करते हैं तो 72 काम कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में कर लेंगे। 18 चौके 72। बी प्लस सी 24 दिन में करते हैं तो ये 72 काम 3 ही दिन में कर लेंगे। और 36 तो ये 2 दिन में काम समाप्त कर देंगे। ये होगी इनकी एफिशिएंसी 4, 3, 2। ये टोटल डेज निकल आए हमारे। अब देखो तीनों, अब देखिए तीनों में देखिए आप, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो हमकी टोटल एफिशिएंसी निकाले। देखिए हमसे तीनों का काम हमसे पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, 4, 3, 7, 2, 9 बट्टे 2। अब बट्टे 2 मैंने क्यों किया, क्योंकि जब सब जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b 2 प्लस 2c होगा। 2 मैंने कॉमन ले लिया, जब 2 उधर जाएगा तो बट्टे में चल जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी होगी तीनों के साथ में। अब हमसे क्या पूछा है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समाप्त कर लेंगे। तो ए बी सी की तीनों की एफिशिएंसी हमको मिल गई है, इन तीनों की एफिशिएंसी 9/2। तो टोटल काम कितना है, 72 काम है, और इनकी एफिशिएंसी में भाग देते हैं। अब 9, अब बट्टा 2 है, जब 2 ऊपर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब देखिए 8 9 72, 8 दूनी 16, ये सवाल का आंसर हो गया। यानी ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो 16 दिन में इस काम को समाप्त कर देंगे। यही सवाल था, यही आंसर है हमारा, सिंपल, कुछ नहीं हमने किया, ठीक है ना। अगला सवाल है, दिए गए गुणनांक का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल को करते कैसे हैं, पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कैसे करते हैं। इसमें कि आपने रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्ट। इसी रूल को हम फॉलो करते हैं। ये नहीं कि अपने मन से हम पहले भाग कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, नहीं, हमको इसी सीरीज में हमको फॉलो करना होता है। बोर्ड मास, देखिए ब्रैकेट तो कहीं है नहीं तो ब्रैकेट वाला यूज होगा नहीं। ऑफ है, देखो का लिखा हुआ, का मतलब गुणा ही होता है, इसको इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। तो यदि ओ है, यानी हम पहले ओ को सॉल्व करेंगे, करते हैं। देखिए 182 ऐसे ही रहेगा, भागा 13 गुणा, अब देखिए 2.5 का दुगना हम करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस 20 भागा 5 गुणा 2.5 माइनस 17.7 प्लस 2.7, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब सब क्या करेंगे हम, भाग, अब भाग वाला साल हम करेंगे, सब हम डिवाइड वाले करेंगे। देखिए 13 को अगर 182 से भाग दे कितना बार हो जाएगा, 13 कम 13 बचेगा 5, 13 चौके 52 गुणा 5 ऐसे ही रहेगा, माइनस 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 4 गुणा 2.5 माइनस 17.7 प्लस 2.7, ये एज इट इज रहेगा। फिर बोर्ड मास में डी के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई, बोर्ड मास अब हम मल्टीप्लाई वाला सब करेंगे, तो 14 पंजे 70 और 2.5 चौके कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 10, 10 हो जाएगा ये, माइनस 17.7 प्लस 2.7 एज इट ही रहेगा। फिर एम के बाद क्या आता है, एडिशन। अब हम एडिशन वाला करेंगे, तो एडिशन करिए, कौन कौन सा एडिशन वाले, इसमें देखिए 70 और 2.7 ये प्लस में है,
तो ये हमारे जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 70 तो 72, 72.7, ठीक है। और माइनस माइनस को ऐड कर लीजिए, तो -10 -17 पॉइंट से कितना हो जाएगा, -27.7। अब उसको माइनस कर दीजिए आप, ठीक है। 7 में 7 जाएगा 0, 12 में 7 जाएगा 5, और 6 में 2 जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा 45। 45 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला सवाल है, एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मलिन को 4 परीक्षाओं में 75 के औसत अंक की आवश्यकता होती है, यानी 75 का औसत अंक जब लेके आएगा तभी वो पास होगा। एवरेज हम 75 तो लाना ही पड़ेंगे। पहली 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर जो था 78, 74, 70 था, और टोटल 4 थी, तो चौथे टेस्ट पे उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए कि उसका एवरेज 75 आ जाए। सवाल हमसे यही कह रहा है, उसको एवरेज अंक 75 चाहिए। 3 का उसने हमको दे दिया है, चौथे सब्जेक्ट का हमको मार्क्स बताने हैं कि उसका वो मार्क्स कितने लेके आएगी, उसका एवरेज 75 हमारा बन जाए। और एवरेज एक सिंपल सा फॉर्मूला, एक एवरेज सिंपल फंडा क्या होता है, अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं 1 2 3 4 5, इसका आप एवरेज निकालिए, तो क्या एवरेज कैसे निकालते हैं, यही आप करते हैं 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 15, 15 डिवाइड बाई कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, टोटल 5, तो कितना गया 3, यानी हमारा एवरेज हो गया। 5 या 15 काट दिया, ठीक है। तो यही हमारा एवरेज होता है। तो एवरेज का क्या होता है, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है ना। तो हम सवाल करते हैं, एवरेज हमको 75 दिया है, तो औसत बराबर क्या होता है, कुल नंबर बट्टे नंबरों का योग बट्टे कुल नंबर। तो हमको एवरेज दिया 75 इधर रखेंगे, ये हमारा एवरेज है। और हम टोटल नंबर निकाले, टोटल कितने हैं 76, 74 प्लस 70, चौथे मान लेते हैं, चौथा जो चौथे नंबर आते एक्स नंबर लाते हैं, हमने एक्स नंबर मान लिए, डिवाइड बाई क्या है, टोटल 4 से डिवाइड करेंगे, टोटल 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 4 तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 75 चौका कितना हो जाएगा, देखो 75 दूना होता है 150, तो 4 गुना जाएगा 300, तो हो गया 300। अब इसको जोड़ लीजिए आप, एक्स तो रहेगा ही रहेगा, एक्स प्लस, अब इनको जोड़ लीजिए, देखिए 8 4 12 0, तो 2 हासिल लगा 1, 7 का 7, 7 107 21 और 22, टोटल हो गया 222। 300 में 222 आप घटा दीजिए, आपका चौथे मार्क्स आपका निकल आएगा। 300 222 घटाए कितना आ जाएगा हमारा, देखिए वैसे हमको पता लग रहा है, 200 घटेगा तो 100 बचेगा, 100 में से आप 22 घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास में, 25 घटाएंगे तो 75 बचता है, 22 घटाएंगे कितना बचेगा 77, 78 बचेगा, तो राइट आंसर होगा हमारा 78, ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं, तो 78 जो चौथा सब्जेक्ट है, तो 78 नंबर उसको लाने पड़ेंगे, तब उसका एवरेज 75 आ पाएगा, तो 78 हमारा आंसर हो गया। कुछ करा है सवाल में, मैंने कुछ नहीं करा, आपको सिंपल से एवरेज का फंडा को पता था, सवाल को आराम से आप कर सकते थे, ठीक है ना। 9, 13 और 153 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, नहीं व्हाट विल बी द फोर्थ, अच्छा फोर्थ रेशो हमको निकालना है। देखिए ये रेशो का बहुत अच्छा टॉपिक है, रेशो से ही 2 टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक फोर्थ रेशो और एक मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है, जो भी आपको 2 नंबर देंगे ना, उसका अंडर रूट लेके एक्स वाई कर देना है। सपोर्ट डेटा अगर मैं आपसे कहूँ 25 और 4 का मीन प्रोपोर्शन निकालिए, नहीं मध्य अनुपात निकालिए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 25 को ऐसे ही रखेंगे, गुणा 4 अंडर रूट में ले लेंगे बस आप इसका। 25 का कितना होता है 100, 100 का अंडर रूट कितना आएगा 10, ये हो गया इसका मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ रहा फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, BC/A, यानी सपोज डेट अगर आपके पास 3 नंबर हैं एक्स वाई जेड, और आपसे पूछ रहा है चौथा प्रोपोर्शनल इसका क्या होगा, नहीं अगला नंबर क्या होगा, तो क्या करना है, दूसरे तीसरे की मल्टीप्लाई करनी है और पहले वाले से डिवाइड कर देना है, सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है। तो दूसरा तीसरा क्या है इसमें, 13 गुणा 153 डिवाइड बाई 9, ये आपको करना है। अब देखिए 9 से कट रहा है ये, 5 3 8 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या हो, 9 कम 9 बचेगा 6, 9 7 63, 17 गुणा 13 आप कर दीजिए, तो 13 7 91 बचेगा 9, 13 कम 13, और 13 और 9 कितना होता है 22, 13 और 9 हाँ 22 होगा, 221 आंसर। कुछ नहीं करना है बस। फोर्थ प्रॉब्लम जब भी आपसे पूछे तो एंड की जो 2 संख्या हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो पहली संख्या उसको डिवाइड आप कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। और मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा तो जो 2 संख्या दी उनका मल्टीप्लाई कर दिए, उसका स्क्वायर रूट आप निकल लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। ये बहुत ट्रेंडिंग सवाल है, ये सवाल हर एग्जाम पूछा जा रहा है इस सवाल को, धोखेबाज दुकानदार वाला, चाहे SSC चाहे रेलवे चाहे NMDC चाहे कोई भी वनडे एग्जाम। एक धोखेबाज दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है,
लेकिन वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान में 900 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है, तो वो सौदे में कितना लाभ कमाएगा। अब देखिए, आपसे तो कह रहा है भैया मैं एकदम क्रय मूल्य बेच रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस पे आपको माल बेच रहा हूँ, लेकिन कर कह रहा हूँ, धोखाधड़ी कहाँ कर रहा है आपसे। आपने मांगा 1000 ग्राम, लेकिन दिया उसने आपको 900 ग्राम है, दिया उसने 900 ग्राम, यानी 100 ग्राम की उसने हेरा फेरी आपसे कर ली, 100 ग्राम से माल चुरा लिया आपका। तो 100 ग्राम का तो सीधे सीधे उसका प्रॉफिट हो गया, कितने पे, अब 1000 रुपये नहीं होगा, 900 पे उसको प्रॉफिट होगा कि उसने आपको माल कितना दिया है, 900 ग्राम माल आपको दिया है। अब 1000 ग्राम पे इसका प्रॉफिट आप निकालेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, 10% अगर आप निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि अब जो कॉस्ट प्राइस हमारे लिए नया है वो 900 ग्राम है, क्योंकि 1000 ग्राम तो हमने माल उसको दिया ही नहीं है ग्राहक को, हमने 100 ग्राम चोरी कर लिया हम लोगों ने तोलते समय। तो कितनी चोरी हमने करी, 100 ग्राम की चोरी करी, कितने पे, 900 पे, इंटू 100। अब देखिए, दो जो उड़ा दो, 100/9 का आपने प्रॉफिट कमा लिया। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो 11 से ही 1/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 11 से 1/9% उसने कमा लिया, 1199 100 हो गया, यानी उतना उसको परसेंट का प्रॉफिट उसको हो गया। ठीक है ना, यही सवाल हमसे पूछा था। और सबको पता है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस में क्या होता है कि अगर सेलिंग प्राइस मैंने कॉस्ट प्राइस करेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस मैंने सेलिंग प्राइस करेंगे तो आपको लॉस होगा, और लॉस प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, ये हमेशा रखना है आपको, जो आपने जेब से खर्चा किया है। अगला सवाल है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं, उसके पास मूल रूप से कितने सेब थे। यानी एक फ्रूट सेलर है, हैड सम एप्पल, ही सोल्ड 40% ऑफ द एप्पल्स एंड स्टिल हैड फॉर 20 एप्पल। यानी एक फ्रूट सेलर है, या मैं ही हूँ, मैं एक फल विक्रेता हूँ, मेरे पास कुछ सेब थे, वो मुझे नहीं पता कितने सेब थे, वो निकालने हैं मेरे को, लेकिन मैंने 40% सेब अपने बेच दिए, तो बचे कितने, 60%। ये तो मैं कह सकता हूँ ना, 420 सेब हैं, यानी जो 60% है वो 420 के बराबर होगा। ये जो बचा हुआ है परसेंटेज 60% बचा हुआ है हमारे पास में, लेकिन एक्चुअल हमारे पास क्वांटिटी में 420 सेब बचा हुआ है। सवाल में यही हमसे कहा गया है, हमसे बोल रहा है 100% की वैल्यू, नहीं शुरू में सेब हमारे पास कितने थे, नहीं 100% सेब थे हमारे पास, कैसे निकालेंगे, 420 60% इंटू 100। अब देखिए 6×7=42, नहीं हाँ 6×7=42, तो टोटल हो गया 700 आंसर। ओहो कहाँ चला गया, 1 मिनट। ठीक है, तो कितने सेब बचे हैं, टोटल 7 से। अब देखिए दोबारा कर देता हूँ, तो 60% सेब जो हमारे बचे थे उसकी ही वैल्यू 420 हमको दी हुई है क्वेश्चन में, यानी 1% की वैल्यू में ऐसे निकाल सकते, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, 7 तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 आंसर। ठीक है ना। अगला सवाल है, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% दर से कम होता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 87-48 रुपये है, तो 3 वर्ष पहले वॉशिंग मशीन का मूल्य क्या था। और आप सब जानते हैं, आज हम कोई चीज़ 10,000 रुपये की ला रहे हैं तो हर साल उसका रेट गिरेगा। आज 10,000 की तुम कोई सामान लाए हो, अगले साल वही चीज़ 8,000 की, अगले साल उसका मतलब होते रहेगा, मूल्य ह्रास उसका होते रहेगा। तो 10% को हम पकड़ेंगे, 10% दर से कम हो रहा है, हर साल 10% की गिरावट आ रही, 3 साल के बाद हमसे रेट पूछा है। तो देखिए ये तो गिरने के बाद का रेट हमको दिया हुआ है, हमसे बोल रहे 3 साल पहले उसका रेट क्या था, यानी ये तो 3 साल बाद का रेट हमारे पास है, 8,748 रुपये जो रेट आया है, ये आज का रेट है मेरे पास है, मुझसे 3 साल पहले का रेट बोल रहा है कि उस समय इसकी वैल्यू कितनी थी। देखिए 10% फ्रैक्शन सब जानते 1/10 होती है, यानी अगर शुरू में सामान 10 रुपये का रहा होगा, गिरावट हो रही तो घटेगा, यानी 10 का सामान रहा होगा तो वो 9 रुपये का हो गया होगा। ऐसा 3 साल हुआ है तो हम 3 बार करेंगे। अब देखिए यहाँ कितना आ गया 1,000, यहाँ कितना आ गया 729, यानी स्टार्टिंग में जो हमारी बेस वैल्यू थी वो 1,000 रुपये थी, आज वही 1,729 रुपये का हो गया है, फ्रैक्शन के हिसाब से मेरे पास में हो गया कि नहीं हो गया है। और ये 729 ही तो हमको 87-48 रुपये दिया हुआ है, 87-48, क्योंकि ये गिरा हुआ रेट है, 3 साल बाद जो रेट गिर के मेरे पास 729 रुपये आया फ्रैक्शन में, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 87-48 रुपये है। ये इसका कितना गुना है, ये इसका 12 गुना है, आप करके देख लीजिए, 12 में 108, 10, 12 × 24 और 10 जोड़ेंगे 34, फिर बचेगा 3, 12×7=84 और 3=87, यानी 12 गुना मेरे पास में है। तो यानी ये जो रहा होगा ये मूल्य, ये भी 12 गुना, हमको यहाँ 12 गुना करना पड़ेगा तभी हमारा बराबर होगा बेस, इसको हम 12 गुना कर देते, यानी 12,000 रुपये। कितना आ गया, 12,000 रुपये आ गया, यही हमारा आंसर है, यही हमसे सवाल पूछा था।
बताओ कैसे लगी टेक्निक आपको। आपने आज का मूल्य निकाल लिया, जब मेरे को आज का मूल्य मिल गया तो 3 साल पहले का मैंने मूल्य निकाल लिया, यानी वो 12,000, वो सामान 12,000 रुपये का था आज से 3 साल पहले, जो आज 3 साल बाद 87-48 रुपये का होगा। अब आप क्या इसको कर सकते हो सॉल्व, 12,000 का 10-10% करिए, 3 बार आप इसका निकाल लीजिए, 3 बार इसका निकाल लीजिए, आपका आंसर 87-48 रुपये ही आएगा आपका आंसर। ठीक है ना। अगला सवाल है, एक घनाभकार डिब्बे की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई 20, 15, 10 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी घनाभकार होता है उसका एक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो होता है 2LB, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये फॉर्मूला होता है LB/BH/HL। तो रख लेते हैं हम फॉर्मूले में। देखिए मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। देखिए तो पहला आ जाएगा हमारा 20, 15, क्या पड़ेगा फर्क, पड़ सकता है, रुक जाइए। हमको पहले ऊंचाई दिया हुआ, ये जो 20 है हमारा हाइट है, लंबाई हमारा 15 है, तो 15 इंटू 10 क्योंकि लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई, तो चौड़ाई कितनी 10 है, ऊंचाई कितनी है 20 है, प्लस लंबाई ऊंचाई, लंबाई कितनी है मेरा 15 और 20, कर लीजिए सॉल्व। 15 दशम 150, 200, 300, इसको जोड़े कितना आएगा, 3 2 5 6, 650, और 650 का दुगना करें कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1300 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी उसका जो आयतन होगा, क्षेत्रफल होगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है ना। अगला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत इजी सवाल होते हैं, इस टाइप के सवाल आजकल एग्जाम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग चलने, बहुत इजी सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे आज की डेट में। अगर आपको सिंपल फॉर्मूला पता है तो आप आंसर आराम से कर सकते हैं। देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, सर्कमफ्रेंस जो उसकी होती है, ये पेरीमीटर जो होती है, सॉरी सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर, वो 2πr होती है। तो रख लेते हैं पहले 2 × 22/7, पाई की वैल्यू 7 लेनी है, और त्रिज्या 21 दे रखी है मेरे को, 7 × 21, 66 दूना 22 × 66, 66 दूना का 2 × 12, 2 × 12 13, 132, ये हो गई परिधि। और क्या पूरा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr², एरिया, तो 22/7 × 21 × 21, तो 7 × 21 कट गया, 66 × 21 कर लो, 66 × 21, तो हो जाएगा 66 रहेगा 2 × 12, 2 × 12 और 13, तो ये कर लेते हैं यहाँ पे 66 और 21, तो 66 रह गया रहेगा, 2 × 12 का 2 हासिल लगा, 2 × 12 और 1 13, तो हो जाएगा आपका 6 2 8, 6 3 9 और 1, और यहाँ जाएगा 0, 1980, तो ये आपका आ जाएगा 1980। ठीक है ना, ये आएगा ना, हाँ 1980 आएगा। 66 और 21, 1 × 6, 1 × 6, 2 × 12, 2 हासिल लगा, 2 × 12 13, नहीं गड़बड़ आ गया, गलत हो गया, दोबारा कर देता हूँ। 66 × 21, 1 × 6, 1 × 6, 2 × 12, 2 × 12 और 13, अब जोड़ो आप 6 6 2 8, 1386 आएगा। ठीक है ना, 1386 आपका इसका आंसर आएगा। तो ये हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया आपकी परिधि। सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, परिधि का फॉर्मूला 2πr और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है ना। अगला सवाल है, अब देखिए यहाँ तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है, सिंप्लीफिकेशन सवाल है, इस टाइप सवाल पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। देखिए 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, 27 का होता है, तो ये हो जाएगा 27, क्योंकि 27 × 27 करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, माइनर ये क्यूब है तो 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, यहाँ जाएगा 9, और यहाँ पे तो अंडर रूट में y², यानी इसका वर्गमूल लेना है। 27 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 27 में से 9 जाएगा और 18 बचेगा, अंडर रूट y। अब देखिए अगर मुझे अंडर रूट हटाना है तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को, तो 18² होता है 324, यहाँ आ जाएगा y सिंपल, तो y का मान कितना है 324 आ गया मेरे पास। ठीक है ना। अब कहीं 27 का 729 का जो स्क्वायर रूट होता है 27 होता है, और 729 3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे क्यूब रूट पूछा है मेरे से। क्यूब रूट क्या होता है, 9 9 81 निमा 729, यानी 9 का हो गया। ये मुझे याद है इसलिए बता रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट एटलीस्ट 50 तक, क्यूब रूट 50 तक याद होने चाहिए आपको। ठीक है ना।
तो वाई का वैल्यू आ गया 324, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए।